बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is class 7 and the period is ICT or computer studies. This is week number 7 and video number 5. So let's start. Today this is the revision video. In this semester we have started with the chapter number 4, that is loops and graphics in small basics. In this chapter we have learnt about the types of loops. The first type of loop is for and for loop, and second is while and while loop. This chapter is divided into two parts. First part is about the loops and second part is about the graphics. जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से ही शो हो रहा है, पहला पार्ट आपका लूप्स है, यानी इसका पूरा पार्ट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा लूप्स के प्रोग्राम्स पे, और सेकंड आप लोगों का है ग्राफिक्स, यानी कि उसमें ग्राफिक्स किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। स्मॉल बेसिक के पे हम काम करेंगे। स्मॉल बेसिक एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लूप्स पार्ट से। Now open your book and going to page number 52. In this particular page, a computer programming, a loop is used to repeat a block of statement a number of times. It means loops आपके पास इस तरह का होता है जिसमें आपकी रिपीटेशन जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं अगेन एंड अगेन जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन नहीं आ जाती। लूप्स को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, a loop statement executes a task again and again until a certain condition cannot be met. लूप्स आपके डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है उसका फॉर एंड फॉर, सेकंड इज वाइल एंड वाइल। फॉर एंड फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फॉर एंड फॉर। फॉर एंड फॉर में क्या होता है? फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू क्रिएट अ लूप. इट इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम. इट मीन्स आपका जो फॉर एंड फॉर लूप है उसमें रिपीटेशन आपकी अगेन एंड अगेन होती रहती है और इसमें आपकी जो कंडीशन है, एंड कंडीशन है, वो पहले से मालूम होती है. यानी आपके लूप को कब जाकर रुक जाना है ये चीज़ हमें पहले से मालूम होती है. तो ये लूप आपका कहलाता है फॉर एंड फॉर लूप. इसकी जो है एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दी हुई है, उसको देख लेते हैं. एक कोड बना हुआ है. कोड क्या है आप लोगों का? फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 5 टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ए, और आपका लूप यहाँ पर एंड हो रहा है. एंड फॉर लगाकर हम लूप को एंड कर देंगे. ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपका. क्या है, आप लोगों को इस प्रोग्राम को देखकर ये शो हो रहा होगा कि कौन से लूप का प्रोग्राम है? फॉर एंड फॉर लूप का, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है फॉर से और एंड हो रहा है एंड फॉर पर. ए आपका शो कर रहा है यहाँ पर वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ए. ठीक है, वेरिएबल का काम सिर्फ इतना होता है आपके कोड के अंदर कि वेरिएबल में आप वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं. यानी वेरिएबल आपको बता रहा होता है कंप्यूटर मेमोरी के लोकेशन, और ये बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा इसने होल्ड किया हुआ है. यानी कि इधर जो आपका वेरिएबल ए है उसके अंदर वैल्यूज स्टोर है 1 से लेकर 5 तक. यानी 1 to 5, 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी वैल्यूज स्टोर है एक वेरिएबल के अंदर. वेरिएबल आपका कोई भी जो है वो टेक्स्ट हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, यहाँ इसकी जगह कोई वर्ड भी आप लिख सकते हैं, तो वो भी आपका वेरिएबल ही कहलाएगा. फिर नीचे आप लोगों की कमांड है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन. ये शो कर रही होती है आउटपुट को.
यानी कि आपके प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा, क्या उसका प्रिंट आना चाहिए, वो चीज़ शो कर रही होती है ये कमांड टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। ये कमांड इसकी डिफ़ॉल्ट कमांड है, ठीक है। आप हर प्रोग्राम में इस कमांड को यूज़ करेंगे आउटपुट लेने के लिए। अब देखें हम आउटपुट किस चीज़ का ले रहे हैं, ए का ले रहे हैं। ए क्या है, हमारा वेरिएबल है। अच्छा, इधर जो है आउटपुट आपका वेरिएबल नहीं आ जाएगा कि ए प्रिंट हो गया आ गया, ऐसा नहीं होगा। इस वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू जो है वो आपकी आउटपुट पे शो हो रही होती है। फिर आपका क्या है, आपने प्रोग्राम जब एक दफ़ा लूप को स्टार्ट किया है तो आप लूप को एंड भी करेंगे और एंड हम करेंगे एंड फॉर लगाकर। तो सिंपल इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा आपके प्रोग्राम का, सबसे पहले वो फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, यानी कि सबसे पहले ए को प्रिंट करवा दिया। देन आपका लूप फिर से रन किया। अब आपका वेरिएबल ए की बजाय इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 2 हो गई। अब इसका आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से ये रन करता रहेगा। कब तक रन करता रहेगा, जब तक 5 नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ इसकी एंड कंडीशन आपको बताई हुई है, क्योंकि ये फॉर एंड फॉर लूप है आपका। इसमें आपको पता है कि 5 टाइम्स तक इस लूप को रन करना है। तो इसी तरह 1 2 3 4 5। अब जब यहाँ पर 5 के बाद इसकी वैल्यू 6 होगी तो 6 जो है वो हमेशा 6 क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से बड़ा है। स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों की फॉल्स हो रही होगी, तो इसलिए आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, आगे रन नहीं करेगा। ऑन पेज नंबर 53 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। इनिशियली वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो ही हो रही है प्रोग्राम में। सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1 है। द कंप्यूटर चेक वाइदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज लेस देन और इक्वल टू द एंड वैल्यू ऑफ 5। इफ ट्रू इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट बिटवीन फॉर एंड फॉर लूप। जब तक इसको ट्रू की स्टेटमेंट मिलती रहेगी आपका प्रोग्राम रन करता रहेगा। जैसे उसको फॉल्स की कंडीशन मिलेगी वहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। Then the value of variable a is incremented. Incremented का मतलब ये है कि increase होना है, increase by 1. The computer checks whether the value of variable a is true, so it's run. Step 3 is if false it get out of the for and for looping statement. जैसी false की कंडीशन मिली प्रोग्राम ने जो है वो एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। आपको यहाँ टेबल पे शो हो रहा होगा, टेबल पे पूरी कंडीशंस बताएंगे किस तरह से आपका जो है वो शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर शो हो रहा है 1। सबसे पहले आपकी जो वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू थी वो थी 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बात ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो इस वजह से इसने 1 को प्रिंट करवा दिया था। नेक्स्ट आप लोगों की वैल्यू अब हो गई थी 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बात भी आप लोगों की ट्रू थी, तो इसने 2 को प्रिंट करवा दिया था। इसी तरह जब ये 5 पे आ गया तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये बात भी ट्रू है। यहाँ पर एक चीज़ है लेस देन इक्वल टू, तो 5 इज इक्वल टू 5, बिल्कुल ये बात ट्रू है आप लोगों की, तो इसलिए इसने 5 को प्रिंट करवा दिया था। लेकिन जब आपका लूप की जो है नेक्स्ट वैल्यू 6 आई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन आप लोगों की फॉल्स है, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया था और इसने 6 को प्रिंट भी नहीं करवाया। नेक्स्ट आप लोगों का है स्टेप। स्टेप का क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोगों का प्रोग्राम में स्टेप का मतलब है इंक्रीमेंट होना, यानी इसके अंदर वैल्यूज जो है एक सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं आएगी, इंक्रीमेंट भी हो रही होगी। जैसे कि इसका एक प्रोग्राम है फॉर, यहाँ पर देख लेते हैं प्रोग्राम को, फॉर ए इज इक्वल टू 1। देन इसके आगे एक कमांड लग गई है स्टेप की, और स्टेप आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ का ले लेते हैं। एग्जाम्पल पे हमारा स्टेप 3 है, तो हम 3 को ही देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एंड वैल्यू पे बता दें आपका प्रोग्राम 1 से लेके 5 तक, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। स्टेप क्या आ रहा है, 3 का आ रहा है। फिर वही अपनी जो है डिफॉल्ट कमांड आप लगाएं और लूप को जो है वो आप रन करें। यहाँ पर जो है आप लोगों ने बाकी वही काम है जो हम प्रीवियस लूप में देख चुके हैं अपना। यहाँ पर सिंपल इस लाइन को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके कमांड की 1 होगी। देन उसके बाद इसके जो है नेक्स्ट आउटपुट 2 नहीं आ रहा होगा, वो बल्कि स्टेप ले लेगा 3 डिजिट्स का, और स्टेप लेने में वो जो है प्रीवियस वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा। यानी 1 में आप जो है वो 3 का स्टेप लें, 1 को इंक्लूड करते हुए 1 2 3, तो नेक्स्ट वैल्यू आप लोग की आ रही होगी 4।
फिर इसी तरह से अब आपकी नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 4 हो गई है, फिर 4 के बाद वो 3 का स्टेप्स लेगा, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों की आ रही होगी 7। इसी तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो रन करता रहेगा कब तक, जब तक उसकी वैल्यू 10 से लेस नहीं। अच्छा अब देखें 10 के बाद क्या होगा आप लोगों की, 7 के बाद 3 का स्टेप क्या आ रहा होगा, 7, 8, 9 आ रहा होगा। ठीक है, ये आउटपुट भी लिख लेते हैं। 9 के बाद क्या होगा, अब जो है ये आगे रन नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब इसके बाद जब ये स्टेप लेगा तो वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर आ रही होगी, इसलिए प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, तो इसके आउटपुट से इतने ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के स्टेप के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स गिवन हैं जिसको आप देख सकते हैं, और मैं इसको डिटेल में जो है वो लेक्चर में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम वाइल एंड वाइल की तरफ। वाइल एंड वाइल भी हमारे लूप की एक टाइप है, लूप की सिर्फ 2 टाइप्स ही हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड है वाइल एंड वाइल। वाइल एंड वाइल में क्या होता है, इसके अंदर आपको अपनी एंड कंडीशन मालूम नहीं होती है। जिस तरह से फॉर एंड फॉर में आपको अपनी जो है लास्ट कंडीशन मालूम होती है कि आपके प्रोग्राम को कब तक एग्जीक्यूट करना है, तो वाइल एंड वाइल में हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती पहले से। इसके ये कब तक प्रोग्राम रन करता रहेगा, जब तक इसको ट्रू की स्टेटमेंट मिलती रहेंगी। जैसे इसको फॉल्स की स्टेटमेंट मिलेगी, आपका प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा। इसका एक प्रोग्राम है, ये भी देख लेते हैं। a = 1 while a is less than equal to 15, देन आप लोग लिख लो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। राइट लाइन के बाद आप लोगों ने ये शो करना है कि आपको किस चीज़ का आउटपुट लेना है। आउटपुट हमेशा हम वेरिएबल का लेंगे, वेरिएबल लिख लिया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है a = a+4, और जब एक दफ़ा लूप को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से आपने वाइल लूप को स्टार्ट किया है, आप लूप को एंड भी करेंगे। वो किस स्टेटमेंट के थ्रू होता है, एंड वाइल के थ्रू। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम है, एक एग्जाम्पल है वाइल एंड वाइल लूप की। इसके अंदर सबसे पहले इनिशियल वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर है 1, और आपका लूप कब तक रन करना चाहिए, जब तक उसको वैल्यूज मिलती रहे 15 से लेस या 15 के बराबर। वो आउटपुट किस चीज़ का लेगा, आपके वेरिएबल का लेगा। वेरिएबल यानी कि ये जो चीज़ है, मगर वेरिएबल का आउटपुट लेने से मुराद ये है कि वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू का आउटपुट लेगा। फिर उसके बाद क्या है, वेरिएबल में 4 को प्लस भी करवाना है, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम ये है कि आपको इसमें इंक्रीमेंट करना है 4 डिजिट का, 4 स्टेप का स्टेप लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद आप अपने लूप को एंड कर देंगे। वो किसके थ्रू होगा, एंड वाइल के स्टेटमेंट लगा के। आउटपुट देख लेते हैं आपके प्रोग्राम का क्या आएगा। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू है 1 आप लोग का आ गया। देन आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आपके यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 में जब आप 4 को प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट आउटपुट आ रहा होगा 5। यहाँ आप लोग का आ गया 5। अब आपकी जो है वेरिएबल यहाँ पर वैल्यू जो है वेरिएबल की वो क्या हो गई है, 5 हो गई है। अब 1 नहीं है, 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। 5 के बाद ये 4 प्लस कर देगा, नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों की आ रही होगी 9। 5 + 4 = 9। फिर आपके वेरिएबल दोबारा से यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। अब वैल्यू क्या हो गई है, 9 हो गई है। ठीक है, अब आप लोगों की नेक्स्ट वैल्यू 9 है। 9 में फिर अगेन 4 को प्लस करेगा तो क्या वैल्यू आ रही होगी आप लोगों की, 13। ठीक है, अब जो है आपकी नेक्स्ट वैल्यू 9 नहीं रही, नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों की 13 हो गई है। ठीक है, अब आप ये देखें जब 13 में 4 प्लस हो रहे होंगे तो आउटपुट जो है वो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अब ये प्रोग्राम यहाँ आगे तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहीं पर आप लोगों का स्टॉप हो जाएगा। तो आप लोगों की इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ रहा है, 1, 5, 9, 13। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो चैप्टर का पार्ट है ग्राफिक्स विंडो। अच्छा देखें, पहला आप लोग पढ़ चुके हैं लूप के बारे में। लूप के अंदर सिर्फ वही काम हो रहा था जो खाली वर्डिंग के थ्रू था, यानी किसी कोड के थ्रू था। अब ग्राफिक्स विंडो का नाम से समझ में आ रहा है, ग्राफिक्स का मतलब है कोई ना कोई पिक्चर पे काम कर रहे होंगे हम, तो स्मॉल बेसिक के थ्रू हम अपने पिक्चर्स पर भी काम कर सकते हैं।
थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। ग्राफिक्स विंडो ऑब्जेक्ट इज यूज टू ड्रॉ लाइंस, शेप्स एंड टेक्स्ट इन मैनी कलर्स। यानी ग्राफिक विंडो के थ्रू हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं और उन पे कलरिंग भी कर सकते हैं। ये तमाम काम आप लोगों के कोड के थ्रू होंगे। जैसे कि आप लोगों को टेबल में शो हो रहा होगा ऑन पेज नंबर 57, यहाँ आपको तमाम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताई गई हैं और कमांड के बारे में बताया गया है कि किस कमांड का क्या पर्पज़ है। ग्राफिक विंडो डॉट विड, ये आपकी सिंपल जो है वो विड को डिफाइन कर रही होगी, हाइट। इसी तरह से आप लोगों की चैप्टर में जो है वो डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं ग्राफिक विंडो के पार्ट के अंदर। उन टेबल्स को देखकर जो है वो आप समझ सकते हैं और इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लेक्चर की वीडियो में मिल जाएगी। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। यानी इस चैप्टर में आप लोगों ने विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए विजुअल बेसिक है क्या। विजुअल बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ पॉपुलर अमंग द बिगनर्स। यानी विजुअल बेसिक भी आप लोगों के पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जिस तरह से स्मॉल बेसिक है। स्मॉल बेसिक में भी आप लोग अपने प्रोग्राम्स को डिवेलप कर रहे थे, इसी तरह से विजुअल बेसिक में भी आप प्रोग्राम्स को डिवेलप करेंगे, पर इसमें कुछ चीज़ों का डिफरेंट है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, आप लोगों के स्मॉल बेसिक के सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका प्रोग्राम रन कर रहा था वो सीक्वेंशियली रन कर रहा था, यानी स्टेप बाय स्टेप उसके आउटपुट शो हो रहे थे। मगर विजुअल बेसिक में ऐसा नहीं होता। विजुअल बेसिक में आपका प्रोग्राम सीक्वेंशियली वर्क नहीं कर रहा होता, वो डिपेंड कर रहा होता है एक प्रोग्रामिंग पे, जो कि है आप लोगों की इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अच्छा, जो आप लोगों का स्मॉल बेसिक में एक कमांड थी टेक्स्ट विंडो, वो जो है डिपेंड कर रही होती थी जब आप वर्किंग टेक्स्ट पे वर्क कर रहे होते थे, और इसी तरह से ग्राफिक विंडो की कमांड डिपेंड कर रही होती थी जब आप लाइंस और शेप पर वर्क कर रहे होते थे। विजुअल बेसिक जो आप लोगों की प्रोग्रामिंग है वो सिमिलर है स्मॉल बेसिक से, बट यहाँ पर विजुअल का ये मतलब है, विजुअल बेसिक, विजुअल का ये मतलब है कि ये डिपेंड कर रही है आप लोगों की GUI पर। GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड बेसिक इज अ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक आप लोगों की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आप लोगों की एक लैंग्वेज होती है जो कि यूज़ हो रही होती है जब आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो आप लोगों का GUI है यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो शो कर रहा होता है आपके इंटरफेस को। इट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप लोगों के पास एक पिक्चर लाइक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि विंडोज़, आइकन, मेन्यूज़, डायलॉग बॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आती हैं। तो आप लोगों की विजुअल बेसिक भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब जो आप लोगों के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेन्यूज़, डायलॉग बॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के कंट्रोल्स भी कहलाती हैं। और आप लोगों के विजुअल बेसिक जो है वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, यानी कि आपकी ये प्रोग्रामिंग किसी न किसी इवेंट पर डिपेंड कर रही होती है, और यहाँ इवेंट को इवेंट नहीं कहा जाता बल्कि एक्शन कहा जाता है। ठीक है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुकी हूँ। जस्ट क्या हो रहा होता है, आपका जो है प्रोग्राम वो वेट कर रहा होता है किसी इवेंट के लिए, वेट फॉर इवेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको इवेंट मिल जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इवेंट को, और फिर क्या होता है, आप लोगों के जब एक्सेप्ट कर लिया इवेंट को तो कर देता है डिस्पैच। इवेंट क्या चीज़ है आप लोगों की, इवेंट आपके वो तमाम काम होते हैं जो, जैसा कि आप लोग माउस से क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, माउस के कर्सर को मूव कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे आपके इवेंट कहलाते हैं, आपका एक्शन कहलाता है। तो ये प्रोग्रामिंग आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि यहाँ पर आप जो है वो सारा काम माउस के थ्रू सिलेक्ट करके कर रहे होते हैं, जबकि स्मॉल बेसिक में ऐसा नहीं था। स्मॉल बेसिक में आप लोग का माउस का कोई काम ही नहीं है, आप लोग जस्ट कीबोर्ड के थ्रू जो है वो प्रोग्राम को
राइट कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर आप लोगों के डिफरेंट जो है वो इंटरफेस पहले से मौजूद होते हैं, जैसे मेन्यूज़ वगैरह और डायलॉग बॉक्सेस। आप सिर्फ माउस के थ्रू उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी वजह से ये आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाती है। फिर आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था गेटिंग स्टार्टेड विद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, जो कि ईजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। आप लोग उसे जो है वो ऑनलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद जाकर विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक स्टूडियो के नाम से आपका ये प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। फर्स्ट स्क्रीन आप लोगों के पास शो हो रही है ऑन पेज नंबर 68 फिगर 5.3। आप लोगों की फर्स्ट विंडो है विजुअल बेसिक की, जिसमें आप लोग ये विंडो आप लोगों की कहलाती है IDE। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में तमाम चीज़ें आप लोगों की मौजूद होती हैं, जैसे कि विंडोज़ हो गई, आइकन्स हो गए, और ये यहाँ पर आप लोगों के कंट्रोल्स कहलाते हैं। ठीक है, आप लोगों को शो हो रहा होगा उन फिगर 5.5 पर आप लोगों की IDE विंडो यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विंडो। इस विंडो में आप लोगों के डिफरेंट विंडोज़ मौजूद होती हैं, यानी इसको सब विंडो भी कह सकते हैं। पहली आप लोगों की हो गई फॉर्म, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज़, ये तमाम की तमाम आपकी विंडोज़ कहलाती हैं, जो कि IDE विंडो पर शो हो रही होती हैं। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक था विजुअल बेसिक विंडो। विजुअल बेसिक विंडो क्या होती है, ये डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट फंक्शंस पर, जैसे कि डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग, प्रूफिंग एंड डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब ये होता है रिमूविंग एरर्स। इट मीन्स डिबगिंग के थ्रू आपके जो है वो जितने भी एरर्स होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर, वो उसको बग्स को फाइंड करता है, डिफेक्ट्स को फाइंड करता है और उसको साथ में रिमूव भी कर देता है। ठीक है, ये तमाम प्रोसेस जो है आपका वो डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ विजुअल बेसिक विंडो। विजुअल बेसिक विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला तो है आप लोगों का टाइटल बार। द टाइटल बार इज एट द टॉप ऑफ द विंडो, डिस्प्लेस द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपकी टाइटल बार होती है वो शो कर रही होती है आपके टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को। इट मीन्स जो है आपके प्रोग्राम का जो भी टाइटल है, आपके प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है वो उसको शो कर रही होती है। डिफ़ॉल्ट जो है आप लोगों का टाइटल वो कहलाता है विंडोज़ एप्लीकेशन 1, विंडोज़ एप्लीकेशन 2 एटसेट्रा। यानी कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है और उसके नाम को आपने सेव नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट उसका नाम सेव कर देगा विंडोज़ एप्लीकेशन 1। और इसी तरह से अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन कर लेते हैं और उसका नाम भी आप सेव नहीं करते तो अब उसका डिफ़ॉल्ट नेम विंडोज़ एप्लीकेशन 2 हो जाएगा, और इसको आप अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का फॉर्म विंडो पे आप लोग जो है वो अपना कोड को टाइप करते हैं और अपने डिज़ाइन को जो है वो मेंटेन करते हैं। ये जिस विंडो पर वर्क हो रहा होता है वो आपकी फॉर्म विंडो कहलाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आप लोगों का मेन्यू बार एंड टूल बार। मेन्यू बार जैसे कि आपको नेम से ही शो हो रहा है, इसके अंदर आप लोगों के डिफरेंट मेन्यूज़ आएंगे। ये डिपेंड कर रही होती है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो पर, और इसके अंदर आप लोगों के जो है मेन्यूज़ अपेयर होते हैं। अब आपका जो भी जिस मेन्यू पे आपको काम करना है आप उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टूल बार जो प्रोवाइड्स शॉर्टकट टू सम मोर ऑप्शंस, यानी कि टूल बार में आप लोगों के मेन्यूज़ के शॉर्टकट जो है वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों की फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो इज़ द प्राइमरी वर्क एरिया दैट फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स कंटेन्स द कंट्रोल, यानी कि टूल बॉक्स जो है आपका वो कंट्रोल्स को कंटेन करता है। कंट्रोल्स आपके क्या हैं, आपके GUI कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मेन्यूज़, विंडोज़, आइकन्स, ये सारी की सारी चीज़ें कंसिस्ट कर रहा होता है कौन, टूल बॉक्स। फिर आप लोगों का है नेक्स्ट सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन द करंट प्रोजेक्ट। यानी सोल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो पर आप लोगों के जितने भी फॉर्म जो है करंट प्रोजेक्ट पे जितने भी फॉर्म ओपन हुए हुए वो वहाँ पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों की प्रॉपर्टीज विंडो। अ फॉर्म कैन हैव मैनी कंट्रोल्स ऑन इट, एवरी कंट्रोल इज एसोसिएटेड विथ सम प्रॉपर्टीज। यहाँ आपकी जो है फिगर 5.12 पर शो हो रही है प्रॉपर्टीज विंडोज़ के, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को किस तरह से डेवलप किया जाता है।
इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म को क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने से मुराद यानी जिस पे आप कोड टाइप करेंगे वो फॉर्म आपको क्रिएट करनी है। उसके बाद है प्लेस कंट्रोल ऑन दी फॉर्म, यानी कि जो कंट्रोल्स हैं उनको अपने फॉर्म पर प्लेस करवाना है। थर्ड इज सेट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल। अब कंट्रोल की प्रॉपर्टीज को सेट करना है। उसके बाद आप करेंगे ऐड कोड टू द कंट्रोल टू हैंडल द इवेंट। अब आप ऐड इवेंट कोड को जो है वो ऐड करवाएंगे अपनी फॉर्म विंडो पर, किस लिए? कंट्रोल को हैंडल करवाने के लिए। ये 4 मेथड होते हैं आपके किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करवाने के लिए। अब जो आप लोग का सेकंड ऑप्शन था कि प्लेसिंग कंट्रोल ऑन द फॉर्म, यानी कि कंट्रोल को प्लेस करवाने, उसके मेथड्स बताए गए हैं ऑन पेज नंबर 73। सब इसके 2 मेथड हैं। सबसे पहले मेथड में क्या है, आपने डबल क्लिक करा कंट्रोल पर जो कि मौजूद है टूल बॉक्स में, और आपने चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको फिगर में बताया गया है बटन आप लोगों का एक कंट्रोल था, इन्होंने इसको चूज़ करके जो है वो प्लेस करवा दिया कहाँ पर? फॉर्म विंडो पर, विच इज़ ऑन पेज नंबर 73 ऑन फिगर 5.15। आप लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पे कंट्रोल एडिड टू अ फॉर्म। ठीक है, जब आप अपने फॉर्म विंडो पर किसी कंट्रोल को प्लेस करवाएंगे तो वो शो हो रहा होगा लेफ्ट साइड के सबसे टॉप पर। सही है, जब भी आप कंट्रोल को प्लेस करवाएंगे वो टॉप पर आपके पास शो हो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो वहीं पर रहे, आप उसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। लोकेशन किस तरह से चेंज होगी? आपने कंट्रोल पर क्लिक करा, उसको सिलेक्ट करा और मूव कर दिया अनदर लोकेशन पर। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि आप उसके साइज़ को भी रिसाइज कर सकते हैं, यानी उसके साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं, आप 2 तरीके से कर सकते हैं ये काम। एक तो आप जो है कॉर्नर्स के उसको रिसाइज कर लें, और दूसरा आप उसके एजेस को रिसाइज कर लें। ठीक है, कॉर्नर को रिसाइज करने से वो जो है डायगनली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा, जबकि एजेस को रिसाइज करने से वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सेकंड मेथड भी आप लोगों का सिमिलर है। सेकंड मेथड आप लोगों का इजी है, तो आप लोग को जो मेथड सुइटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट करके अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इसके आप लोगों के पास पूरे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप अपनी विजुअल बेसिक के पे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करवा सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब रन करवाना। इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि आप जब एप्लीकेशन को रन करवाएंगे तो आपके पास 3 मेथड्स होते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करवाने के। सबसे पहले आप जो है F5 को प्रेस कर दें तो आपका प्रोग्राम रन करेगा। सेकंड मेथड है आप अपने ऑप्शंस में डिबग को क्लिक करें और स्टार्ट डिबगिंग कर दें। ठीक है, थर्ड आप लोगों का है स्टार्ट का जो बटन आप लोगों के पास अवेलेबल होता है एट द टाइटल बार, आप उसको सिलेक्ट करें और क्लिक कर दें। ये 3 मेथड हैं आपकी एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए। सबसे इजी मेथड आप लोगों का है कि आप कीबोर्ड के थ्रू F5 को प्रेस कर दें और आपका प्रोग्राम जो है वो रन करना है। नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है वर्किंग विद वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स पे किस तरह से वर्क किया जाता है। वेरिएबल्स आपके क्या हैं? वेरिएबल्स आर द नेम्स यू गिव टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी वेरिएबल आप लोगों के पास जो है वो बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हुई हुई हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्मॉल बेसिक में प्रोग्राम्स को बनाते हुए देखा था, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे थे। सिमिलरली जिस तरह स्मॉल बेसिक में होता है, विजुअल बेसिक में भी आप लोगों के वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स पे आप लोग अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ऑन पेज नंबर 77 टेबल 5.1 शोज द वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल को वैलिड करवाने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो 255 कैरेक्टर से लेस होना चाहिए, यानी 255 से लेस होने चाहिए उसके कैरेक्टर्स। सेकंड जो है उसमें ना कोई स्पेस होना चाहिए, नो स्पेस, नो फुल स्टॉप। सेकंड कंडीशन क्या है? कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। थर्ड जो है बीइंग विथ लेटर, यानी कि वो हमेशा किसी लेटर से, किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए।
किसी नंबर से अगर आपका वेरिएबल जो है वो स्टार्ट होगा तो वो इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशंस अगर आपके वेरिएबल जो है वो फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स आपका वेरिएबल जो है वो वैलिड वेरिएबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका कोई ना कोई नेम असाइन करें और उसके डेटा टाइप को असाइन करें। नेम यानी कि जो है वेरिएबल का नेम, कोई भी नेम होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से आप ए भी ले सकते हैं, स्टूडेंट ले सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है आप ले सकते हैं, वो कहलाएगी आपकी वेरिएबल नेम। और डेटा टाइप आप लोगों की 3 तरह की होती हैं। पहली आप लोगों की होती है स्ट्रिंग डेटा टाइप, सेकंड इंटीजर और थर्ड आपकी सिंगल डेटा टाइप होती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमेशा आप लोगों की कैरेक्टर्स होते हैं और ये कंटेन कर रही होती है स्पेसेस को, नंबर्स को भी। ठीक है, सेकंड आप लोगों की होती है इंटीजर। इंटीजर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप भी आप लोगों की नंबर्स की डेटा टाइप होती है। लास्ट आप लोगों की है सिंगल। सिंगल आप लोगों की डिपेंड कर रही होती है फ्रैक्शन नंबर्स पर, फ्रैक्शन नंबर्स पर। ठीक है, इंटीजर में जो है वो डिपेंड कर रही होती है जस्ट होल नंबर्स, यानी जो है उसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं आती, पर सिंगल में आप लोगों की फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का है असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जब वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करवाते हैं तो किस तरह से असाइन होगी, किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू आप असाइन करवाते हैं। ऑन पेज 78 टेबल 5.2 आप लोगों का बता रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आप लोगों के यहाँ पर शो हो रहा है कि किस तरह से आप अपनी प्रोजेक्ट की फाइल को सेव करवाते हैं। जस्ट आपको जाना है फाइल पर, वहाँ आप लोगों का ऑप्शन होता है सेव ऑल। देन आप सेव करवाने के बाद जो है वो क्लिक करेंगे ओके पे, तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। रन करवाने के लिए आप क्लिक करेंगे F5 पर, तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन करके आउटपुट को शो करवा देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप you all understand everything. Take care of yourself. Inshallah we will meet in the next class. Allah Hafiz.